हेलो एवरीवन, दिस इज रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स यूट्यूब चैनल में। सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को वेरी गुड इवनिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो एक बार कमेंट से बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। देखिए, कल की क्लास में भी आप लोगों का सीटेट सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं, राइट। आपका सीडीपी का पेपर आ रहा है, आपके पास आखिरी एक महीना है, 1 मंथ है, राइट। आप लोग ये जो सीटेट की सीडीपी की क्लास अटेंड कर रहे हो, आपका इवनिंग में 8 PM का टाइमिंग है। आप इस 8 बजे ये वाला सेशन जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको मिक्सचर मिलेगा सारे सब्जेक्ट के जो भी इंपॉर्टेंट है, चाहे रिवीजन सेशन हो या फिर आपके पेडागोजी क्लासेस हो, MCQ सेशन हो। 8 बजे आपको डेफिनेटली एक क्लास मिलने वाली है, उसको देखना मत स्किप करिएगा। और जितना हो सके देखिए, बेसिकली हर एक कॉन्सेप्ट को आपको डिटेल में कराया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स अपना सीटेट को इस बारी क्रैक करना चाहते हैं, ये सेशंस को मिस नहीं करना है। इज दैट क्लियर? सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है तो मुझे एक बारी कमेंट से बताएंगे कि यस मैम क्लियर है। साथ ही में आज के जो टॉपिक रहेगा क्लास का वो है सिगमंड फ्रॉइड की थियरी। अब इससे पहले वाली क्लास में मैंने कल आपको जीन पियाजे की थियरी, वेगोस्की की थियरी, कोलबर्ग को डिटेल में समझाया। इसके अलावा आपको पढ़ने की नीड नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सारे कवर हो रहे हैं क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर सिगमंड फ्रॉइड की थियरी को डिस्कस करेंगे और पूरी डिटेल्ड थियरी रहेगी। सिगमंड फ्रॉइड ने कौन से टॉपिक्स दिए, डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या थे, ठीक है। साथ ही में इद ईगो, सुपर ईगो क्या होता है, कौन सा सिद्धांत दिया था, इनकी स्टेजेस क्या क्या थी, सारी चीज एक टिपिकल थियरी है, बट हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, राइट। ग्रेट। देखिए, सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा साइको एनालिटिक थ्योरी दी गई थी, जिसे हम बोलते हैं मनोविश्लेषणात्मक का सिद्धांत। ये किसने दिया था? सिगमंड फ्रॉइड ने। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक आप लोगों का साइको एनालिटिक थियरी है, एक साइको सोशल थियरी है। साइको सोशल थियरी आपके एरिक्सन के द्वारा दी गई थी, जिसमें 8 स्टेजेस दी गई हैं। मनोविश्लेषणात्मक मींस एनालिटिक थियरी ये आपके सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। अब इसमें से ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसको क्लियर कर लेंगे तो वो क्वेश्चन भी, वो ऑप्शन भी आप लोगों का क्लियर है, उसमें आपके नंबर नहीं कटेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर जरूर कर दे, ठीक है। कोई डाउट हो तो मेरे साथ आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बने रहेंगे। बाकी रेस्ट ध्यान से समझिएगा। जो भी इस बारी सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, अपने सीटेट सितंबर का, राइट, आप लोगों की जो क्लासेस हैं आपके बैचेस में कवर हो रही हैं। क्लासेस हो गई, आपके नोट्स हो गए एंड PYQ, जिसको लगता है कि आखिरी एक महीने में पढ़कर आप लोग पेपर क्लियर कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, देन गो फॉर द बैच अवेलेबल है आपका, राइट। अदरवाइज आप लोगों को अगर रिवीजन के आप लोग शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाए हैं, देन रिवीजन के लिए आपके हार्ड कॉपी नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। सॉफ्ट कॉपी भी आप लोगों की एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। ऑल सब्जेक्ट्स के नोट्स हैं, ऑल सब्जेक्ट के नोट्स हैं, हिंदी इंग्लिश आप लोगों को मिल जाएंगे, जो भी मीडियम आपको चाहिए होगा। उसके लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ठीक है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, एस्पायरिंग टीचर्स 2.0 एप्लीकेशन, वहीं पर आप लोगों को क्लासेस एंड नोट्स दोनों मिल जाएंगे। क्लियर? समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी के साथ अपनी थियरी को समझेंगे एक एक पॉइंट। फादर ऑफ साइको एनालिसिस कौन थे? तो सिगमंड फ्रॉइड को ही मनोविश्लेषणात्मक के जनक कहा जाता है। ये ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने बच्चे के दिमाग पर, बच्चा कैसे समाज मतलब उसके मनो और विश्लेषणात्मक उसके मन को स्टडी करी है, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड ने क्या करा है? बच्चे के मन को स्टडी करा है, जिसके अंदर इनका बेसिकली कोर आइडिया क्या था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है उसमें इमोशंस होते हैं, पर्सनालिटी होते हैं, वो उनके अंदर क्या क्या हिडन फोर्सेस हैं, ठीक है, उनको ढूंढना, राइट।
राइट। तो ये आप लोगों का एक अनकॉन्शियस मोटिव होता है, अचेतन मन की इच्छाएं होती हैं, और एक होता है रिप्रेस्ड डिजायर जो हम लोग अपने अंदर दबा देते हैं। हमारी कोई ड्रीम है, हमारी कोई इच्छा है, हम उसे अपने मन के अंदर दबा देते हैं, और वही मन की स्टडी को, मन के विश्लेषणात्मक को ही यहाँ से सिगमंड फ्रॉइड ने अपने सिद्धांत के अंदर एक्सप्लेन किया है। राइट। अब ध्यान से समझो, ये आप लोगों का ना, आपने देखा होगा आइसबर्ग या ग्लेशियर्स वगैरह आप लोगों ने देखे होंगे। आप ये देख रहे हो, ये वाला जो हिस्सा है ये हम सभी को विजिबल होता है। आप लोग माउंटेन्स देखते हो, ठीक है, आप बर्फ के पहाड़ देखते हो, तो ये क्या है, ये आप लोगों का जो माउंटेन है ये आप सभी को विजिबल होते हैं। पर ये सिर्फ ऊपर ऊपर नहीं होते हैं, इसके जो नीचे है ये हम कोई नहीं देख पाता है। समझ आ रही है, ये हम कोई नहीं देख पाता है। अब इसके सामने समझो कि ये जो आप लोगों को विजिबल है, इसका मतलब ये वाला जो मन है ना, ये आपका कॉन्शियस है, ये आपका चेतन मन है, या ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 10% अवेयर हो जो आप लोगों को दिख रहा है। अब आपसे कोई मिलेगा, आपको एक्सप्रेशन के थ्रू, आपकी बॉडी लैंग्वेज से थ्रू आपकी पर्सनालिटी को जज कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ 10% होता है जो सामने वाला देख रहा है या आप समझ पा रहे हैं। राइट। फिर दूसरा आता है आप लोगों का सब कॉन्शियस। सब कॉन्शियस क्या होता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये है अर्ध चेतन मन, कैन बी रिकॉल्ड विद एफर्ट। अगर हम थोड़ा सा और जोर देंगे अपने याद आने पर, तो हमें क्या रहेगा, रिकॉलिंग अ फोन नंबर। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी का फोन नंबर, अपने फ्रेंड का फोन नंबर याद किया और आप लोग 1 महीने बाद भूल गए, और अचानक से आप लोगों को उससे कुछ काम पड़ गया। अब थोड़ा सा जोर डालोगे कि मैंने उसका नंबर क्या लिखा था, किस नाम से सेव करा था, उसका क्या नंबर था। आपने थोड़ा सा अपने मन पर, अपने दिमाग पे जोर डाला, तब जाकर आप लोगों को इसके बारे में पता लगा। ये क्या है, ये सब कॉन्शियस है, ठीक है, अर्ध चेतन है। तीसरा आता है जो उसके नीचे आपको ये दिख रहा है ना, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ये वाला हिस्सा, राइट, ये आप लोग नहीं पहचान पाते हो। ये होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड, जो 90% ही यही है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या है, आपकी डिजायर्स क्या है, आपकी इच्छाएं क्या है, ये आपके अंदर हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कहेंगे, अनकॉन्शियस पार्ट कहेंगे, जो 90% होता है। जो आप अपने बारे में जानते हैं वो आप लोगों का 10% है, और आप इसमें थोड़ा सा और जोर दे देंगे तो वो आप लोगों का सब कॉन्शियस पार्ट हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये 3 टॉपोग्राफी थी आपके माइंड की, मन की संरचना की। एक आपका कॉन्शियस जिसको आपको पता है, सब कॉन्शियस थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालेंगे तो आप लोग उसको रिकॉल कर पाएंगे। तीसरा अनकॉन्शियस, जो आप लोग जानते ही नहीं है आपके अंदर क्या चल रहा है, ठीक। अब सिगमंड फ्रॉइड ने 3 टर्म्स दी हैं, जो कि पहली है आपकी इद, ठीक है। सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा 3 टर्म्स दी हैं, जो कि पहली है आप लोगों की इद, दूसरी है ईगो, तीसरी है आप लोगों की सुपर ईगो। अब आप इससे समझेंगे कि ये टर्म्स क्या क्या होती हैं। काफी अधिकतर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पर ये बात याद रखिएगा, इद, ईगो, सुपर ईगो 3 टर्म्स सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दी गई थी। पेपर में डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाता है, राइट, पेपर में आपसे डायरेक्टली एमसीक्यू पूछा जाता है। सो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इद का। इद क्या होती है, इद का मतलब यहाँ पे बच्चा जो है ना वो छोटा है, प्लेजर या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है इसका मतलब। देखिए, आप बच्चे को ना मार्केट लेके जाते हो और बच्चे ने ना एक टॉय देख लिया, जब तक आप उस टॉय को बच्चे को दिलाओगे नहीं, चाहे आप उसे कितना मर्जी कह लो कि बेटा ये घर पर है, हम दूसरा लेकर आएंगे या फिर इससे बेटर चीज आपको दिलाऊंगी, वो बच्चा मानने वाला नहीं है, राइट। क्यों? क्योंकि उसको ये चीज करने से उसको आनंद मिल रहा है, राइट। जैसे आप लोगों का एनिमलिस्टिक नेचर हो गया, इर्रेशनल
नेचर हो गया है। तो ये क्या है, ये बच्चे को चाहिए तो चाहिए, वो बच्चा जिद मचा देगा वहीं पर आपके मार्केट में, लाके दो तो दो, रोने बैठ जाएगा। तो उसी को क्या कहेंगे, क्योंकि बच्चा ना, उसको पता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, पर वो बच्चे का नेचर ऐसा है, ठीक है। उसका एनिमलिस्टिक या इररेशनल आप लोग उसे कह सकते हैं। वो होता है कि बच्चा ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको मिलकर उसे खुशी आएगी बस। तो इद का मतलब जहाँ पे बच्चा बहुत स्टबर्न होता है, प्लेजर अपने आनंद के लिए वो काम करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, इद कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पर, वो होता है आप लोगों का ईगो, अहम, जिसे हम बोलते हैं रियलिटी प्रिंसिपल, जो आपके इद को भी और सुपर ईगो को भी ना बैलेंस करके चलेगा। बैलेंस कैसे करेगा, यहाँ पर बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, 1 से 3 साल का हो गया है। अब ये जो ईगो प्रिंसिपल है, यहाँ पे बच्चा कॉन्शियस है, उसको पता है वो क्या कर रहा है, तो वो लॉजिकल मीडिएटर बन जाता है यहाँ पर। अब उसको समझ में आ गया कि मम्मा ने कहा है कि ये ना खिलौना बेकार है, हम दूसरा अच्छे वाला खिलौना लेंगे, राइट। तो वो इस रियलिटी को समझ गया यहाँ पर कि ये अच्छा नहीं है खिलौना, मैं इससे बेहतर खिलौना ले सकता हूँ। उसी को ही क्या कहते हैं, ईगो प्रिंसिपल या ईगो कहा जाता है, जहां पे बच्चा थोड़ा सा ना लॉजिक अप्लाई करना शुरू कर देता है कि ये वाला जो टॉय है वो खराब है, मैं अगर इसको नहीं भी लेता ना तो भी मेरा काम चल जाएगा। वो उस समय अपनी मदर की बात मान लेता है, बट वो यहाँ पे नहीं मानने वाला, उसको चाहिए तो आपको दिलाना पड़ेगा। यहाँ पे वो बच्चा समझ जाएगा कि आपकी क्या कंडीशन है। तीसरे नंबर पर आएगा आपका सुपर ईगो। सुपर ईगो होता है पर अहम। अब आप समझेंगे यहाँ पे और बच्चा थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाएगा, नो। सुपर ईगो का मतलब है यहाँ पर वो मॉरल, नैतिकता को दर्शाता है, नैतिकता के प्रिंसिपल पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा और बड़ा, या इसके बाद वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ये आता है परफेक्शनिस्ट स्टेज में। यहाँ पे बच्चे का नेचर होगा आइडियलिस्टिक, आदर्शवादी या फिर परफेक्शनिस्ट। अगर उसकी मदर ने कहा कि बेटा मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस टॉय को अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ, वो बच्चा अपनी मदर की कंडीशन को समझते हुए वो क्या कहेगा कि मम्मा मुझे ये टॉय नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। तो ये क्या है, बच्चा मोरालिटी को समझ रहा है, नैतिकता को समझ रहा है, तो वो क्या है, वो सुपर ईगो है। अब तीनों टर्म्स आपको क्लियर हुए। पहला हमने पढ़ा इद, जहां पे बच्चा अपने आप के आनंद के लिए वो कुछ भी कर सकता है, भाई वही सुप्रीम है, उसको तुम्हें सब चीज दिलानी पड़ेगी, तुम कितना भी समझा लो वो वेस्ट होगा। फिर थोड़ा सा बच्चा बड़ा होता है, वो ईगो की स्टेज में आएगा। ईगो का मतलब है ये रियलिटी समझ लेगा कि मम्मा ने कहा है कि ये चीज गलत है तो गलत है, ठीक है मैं दूसरा ले लूंगा, राइट। पर तीसरा होता है वो थोड़ा बच्चा और समझदार हो जाता है कि उसने बोला उसकी मदर ने कि उसके पास पैसे नहीं है, कि वो उस कंडीशन को समझ रहा है, फील कर पा रहा है, तो वो आएगा सुपर ईगो। समझ में आ गया है, क्लियर है इतनी बात। ये तीनों टर्म्स आप लोगों को समझनी है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया थोड़ा सा और समझ लो। अब ये जो इद है ना, इद के एनर्जी सोर्सेज हैं, ये इसको 2 एनर्जी सोर्सेज के अंदर बांटा गया है। अब ये एक वर्ड आप लोगों ने एमसीक्यू में देखा होगा, लिबिडो। लिबिडो का मतलब ही होता है एक साइकोसेक्सुअल एनर्जी। अब वो 2 एनर्जीज के अंदर इद को बांटा गया है। पहला है आपका इरोस और दूसरा है आप लोगों का थेनेटोस। हालांकि ये क्वेश्चन अभी तक आपसे सीटेट में नहीं पूछे गए हैं, बट यूपी टेट, एच टेट, एमपी टेट, सारे के सारे स्टेट टेट के अंदर ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और DSSB, KVS, ये सब भी आप लोग समझ लीजिए, इनके अंदर ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम ये टॉपिक कर रहे हैं तो इसको और थोड़ा डिटेल में कर ही लेते हैं। इरोस का मतलब क्या होता है, ये आप लोगों का लाइफ इंस्टिंक्ट होता है। लाइफ इंस्टिंक्ट मतलब इसमें आप लोगों की जीने की इच्छा होती है। यहाँ पर आप लोग सरवाइव करने के लिए या फिर आप लोग बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जी आप लोग लगा देते हो, तो ये आपकी पॉजिटिव है, राइट। तो ये आप लोगों का एक सर्वाइवल एनर्जी होता है कि हम सरवाइव करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो ये आप लोगों का एक पॉजिटिव हो गया।
बट दूसरी एनर्जी की अगर बात चले, थैनेटोस क्या होता है, ये आपका डेथ इंस्टिंक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे आप लोग अपने गुस्से से, एग्रेसिव एनर्जी से अपना ही लॉस कर लेते हो। भाई गर्लफ्रेंड ने आपको डिच कर दिया तो आप लोग बाइक राइड बहुत तेजी से चलाते हो और उसके बाद एक्सीडेंट हो जाता है, या बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिस हैपनिंग हो जाती हैं। तो ये क्या हो गया, ये आप लोगों की डेथ इंस्टिंक्ट हो गया है, जिसे हम थैनेटोस कहा जाता है। ये आप लोगों की जो एनर्जी होती है वो एग्रेसिव एनर्जी होती है, गुस्से वाली ऊर्जा, जिसमें आप खुद का ही लॉस कर लेते हैं। समझ में आ गया? तो दो हमने लिबिडो समझी है, दो एनर्जीज को समझा है, ये आप लोगों को क्लियर होगी। एक आप लोगों की इरोस और एक आपकी थैनेटोस। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब सिगमंड फ्रॉइड ने कुछ स्टेजेस भी दी हैं, ठीक है। यहां से इसका सीक्वेंस आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका सीक्वेंस हमेशा याद रखिएगा पेपर के लिए। साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब वो स्टेजेस की अगर बात करें तो पहला स्टेज आता है ओरल, मुख्य, जहां पे बच्चा जन्म से लेके 1.5 साल तक की अवस्था में रहता है। जैसे उसको यहाँ पे नेल बाइटिंग करना, ठीक है, थंब सकिंग करना, या फिर अपना माउथ, बच्चा काटने की स्टेज पर होता है, बाइटिंग करता है। तो जो 1.5 साल की अवस्था में बच्चा जो भी एक्टिविटीज करता है ना थ्रू माउथ, उसी को ही ओरल स्टेज कहा गया है, ठीक। सेकेंड स्टेज आती है आप लोगों की एनल, मीन जहां पे बच्चा 1.5 से 3 साल की अवस्था में होता है। इसका जो फोकस होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग पर होता है, कि बच्चे को इसके लिए ट्रेन करना है, ठीक। फिर आती है आप लोगों की तीसरी अवस्था, जिसे कहा गया है फेलिक स्टेज, लैंगिक कहा गया है, 3 से 6 साल की उम्र में होता है, राइट, जिसमें ये आपके जेनिटल्स पार्ट डेवलप हो जाते हैं, राइट, जहां पे बच्चे के जेनिटल पार्ट्स डेवलप होने शुरू होते हैं। फिर बच्चा आता है चौथी स्टेज लेटेंसी में, जहां पे 6 से 12 वर्ष की आयु में बच्चा होता है और ये एनर्जी डॉर्मेंट है। इसका मतलब एनर्जीज बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, पीयर ग्रुप से रिलेटेड हो, यहाँ पे आप लोगों की स्कूल एनर्जी हो, मतलब एक पॉजिटिव एनर्जी बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। फिर आते हैं हम 5वीं स्टेज पर, जिसे जेनिटल कहा गया है, ज्ञानेंद्रियां कहा गया है। यहाँ पे बच्चा 12+ एडोलेसेंट की कैटेगरी में आता है। मेच्योर रिलेशनशिप हो गया, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हो गए, यहाँ पर वो डेवलप करना शुरू कर देता है, क्योंकि बॉडी ऑर्गन्स मेच्योर हो चुके होते। क्लियर है? तो ये 5 स्टेजेस याद रखिएगा, ओरल, एनल, फेलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल। ये 5 स्टेजेस का सीक्वेंस आपको याद रखना है, जो आपके सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी के अंदर इंपॉर्टेंट है। ऑल क्लियर? इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, ये जो आपकी फेलिक स्टेज है, फेलिक स्टेज के अंदर 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं आपके। एक है आपका ऑडिपस और एक है आपका इलेक्ट्रा। ये आपने आगे डेवलपमेंट में भी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में भी पढ़ा होगा। जो ये आपकी थर्ड स्टेज है, जिसमें मैंने बोला जेनिटल पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं, इसका मतलब कि जेनिटल फीलिंग्स जो होती है ना, वो डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। अब अगर एक लड़की है ना, तो एक लड़की अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू करती है। लड़का है तो अपने अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू होता है। अब ये स्टेज हमने पढ़ी है 3 से 6 साल की। इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है एक ऑडिपस। ऑडिपस क्या होता है? जहां पे लड़का, बॉय, अपोजिट सेक्स हो गया उसकी मदर, तो एक लड़का अपनी माँ की तरफ आकर्षित होना शुरू हो जाता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आने लगती है। बॉय वर्सेस फादर, मतलब एक जेलेसी होना कि मेरे पापा मम्मा की तरफ क्यों जा रहे हैं, मम्मा सिर्फ मेरी है, ठीक है। तो इसका कॉज क्या होता है कि बच्चे के मन में ना कैस्ट्रेशन एंजाइटी डेवलप हो जाती है, कि फियर ऑफ फादर्स पनिशमेंट, कि बच्चा जो उसके पापा हैं उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। तो ये क्या है? ओडिपस का मेजर पॉइंट याद रखिएगा। ओडिपस में ओ आता है, तो बॉय में भी ओ आता है, कि जब एक लड़का अपने अपोजिट सेक्स मदर की तरफ ज्यादा आकर्षित होना शुरू हो जाता है। उसी तरफ आते हैं इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा के अंदर होता है जब एक लड़की,
ठीक है, जब एक लड़की अपने पापा की तरफ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखती है, सो गर्ल वर्सेस मदर जेलेसी होती है। तो ये आप लोगों की दो कॉन्सेप्ट याद रखेंगे जो आप लोगों की फेलिक स्टेज के अंदर ये वाली अट्रैक्शंस आती हैं। क्लियर? अब देखिए ये आता है डिफेंस मैकेनिज्म। जैसा मैंने आपको कहा ईगो शील्ड्स आ गई है। अब इनके टर्म्स याद रखना है, पेपर में आता है एक नंबर का। जैसे आपका रिप्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है। तो इनके बारे में आप लोगों को एग्जाम्पल से ही याद करना पड़ेगा। देखिए डिफेंस मैकेनिज्म की बात करें तो पहला है आपका रिप्रेशन, दमन करना। पनिशिंग पेनफुल मेमोरीज डीप इनटू द अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक, दुखद यादों को अनजाने में दबाना। अब इसका एग्जाम्पल क्या ही दें, ये आप सभी बता सकते हैं अपने एग्जाम्पल्स देकर जिन्होंने ये वाला डिफेंस मैकेनिज्म कभी ना कभी अपनी लाइफ में अप्लाई किया हो। अब अगर बात करें एडोलेसेंट टाइम की, जब हम लोग एडोलेसेंट में थे तो आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके रहे होंगे, ठीक है, नो डाउट। तो किसी ना किसी ने किसी को डिच किया होगा, किसी ने छोड़ा होगा। अब जो भाई सीरियस था वो अपने मन में अपने बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड की यादें लेकर बैठा होगा। जब हम उन मेमोरीज को अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं दबा देते हैं, रिप्रेस कर देते हैं, उसी को ही रिप्रेशन कहा जाता है। ये आप इससे याद रखिएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। सेकंड, रिग्रेशन, प्रतिगमन क्या होता है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। जब एक हम किसी भी एंजाइटी के अंदर, स्ट्रेस के अंदर हम एक बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं, तो तनाव में ना बच्चों जैसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। आपने कभी डायलॉग भी सुना होगा कि पेपर जब सर पर आते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाता है, हम ना कुछ ऊट पटांग सी हरकतें करना शुरू कर देते हैं। कभी रोना, कभी चिल्लाना, कभी जैसे हम बचपन में करते थे ना चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, मेरे से नहीं होगा मम्मा, तो वो क्या है, वो आपका रिग्रेशन है। जब हम किसी भी तनाव की वजह से हम क्या कर रहे हैं, अपने चाइल्डहुड बिहेवियर में आ गए हैं, उसी को कहा जाता है रिग्रेशन। देन आता है आप लोगों का थर्ड, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन होता है जब हम लोग ब्लेमिंग अदर्स फॉर योर ओन फ्लॉज, भाई खुद की गलतियां हम जब दूसरों पे थोप देते हैं। पढ़ाई आपने नहीं करी, पेपर में नंबर आपके कम आए, ठीक है, फेल आप हो गए, समझ आ रही है? इन सभी चीजों की वजह से गलतियां आपकी थी, पर आपने किस पे थोप दी, टीचर पर। टीचर ने अच्छा नहीं पढ़ाया था इसलिए मैं पास नहीं हो पाया। ये नहीं देखोगे कि आपने मेहनत कितनी करी, आपने एफर्ट्स कितने लगाए। मैम अच्छी नहीं थी, मैम का समझ ही नहीं आया था, तो वो क्या था, ये आपका प्रोजेक्शन होता है। जब हम लोग अपनी गलती दूसरों पे मंड देते हैं, ठीक है, बैड वर्कर ब्लेम्स टूल्स। तो ये क्या है, अब जैसे कोई भी वर्कर है, उससे काम नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या करेगा, अरे ये औजार ही बेकार है, इसे ये काम ही नहीं कर रहा है, ये खराब हो गया, चाहे उसे करना ना आ रहा हो, तो वो क्या है, वो आपका प्रोजेक्शन कहलाया जाता है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स माइंड में रखोगे तो आप इन्हें लर्न कर पाएंगे। क्लियर? चौथा बढ़ेंगे अपना रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन होता है जब हम लोग गिविंग लॉजिकल बट फॉल्स एक्सक्यूजेस फॉर बिहेवियर, झूठा तर्क देना। जैसे कि ग्रेप्स आर सॉर, आई डिडंट वांट दैट जॉब एनीमोर। हम यहाँ पर लॉजिकल तो दे रहे हैं बट झूठे एक्सक्यूज दे रहे हैं। चाहे आप लोग अपना इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाए हो, आपने क्या बोल दिए, क्या बोला आप लोगों ने कि आपने लॉजिकल तो दे दिया कि मुझे वो जॉब ही नहीं चाहिए, ठीक है, वो जॉब मेरे लायक है ही नहीं, मैं और अच्छी जॉब में अप्लाई करूंगी। तो इसका मतलब समझ पा रहे हो, उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन। आप लॉजिकल आंसर्स दे रहे हो बट फॉल्स एक्सक्यूजेस दे रहे हो यहाँ पर, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म है आप लोगों का 5th नंबर पर, डिस्प्लेसमेंट। ये सबसे अच्छा कहलाया जाता है विस्थापन, रीडायरेक्टिंग एंगर टू वीकर सेफर टारगेट। जब आप लोगों का अपना गुस्सा किसी पर नहीं निकल रहा है, आप क्या कर रहे हो, जो भी वीकर है
सेफर टारगेट है कि आपको लगता है वो कुछ नहीं कहेगा, आप उसमें निकाल देते हो। घर से ना पति अपनी पत्नी से गुस्सा करके निकलता है, वहां पे उसे गुस्सा आ गया पर वो अपनी पत्नी को बोल नहीं सकता है, अपना एंगर उस पर निकाल नहीं सकता, पता है कि जरा सा बोलूंगा तो वो और भड़क जाएगी। अब आके बॉस क्या करते हैं कंपनी में, वहां का गुस्सा अपने एम्प्लॉयज पर उतार देते हैं, और एम्प्लॉयज क्या करते हैं, जो उनसे वीकर है वो उस पर उतार देते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, सबसे इजी एग्जाम्पल। नेक्स्ट आता है आप लोगों का सब्लिमेशन। ये पॉजिटिव माना जाता है एक तरीके से। देखो अब ये एक पर्सनालिटी है जो बहुत ज्यादा गुस्सा है, ठीक है, जिसके अंदर आप ये समझ लो कि कोई भी एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा पर्सन जिसको आपको लगता है उसके अंदर बहुत गुस्सा है, पर वो अपना गुस्सा एक अच्छे काम में लगा देता है। यहाँ पे चैनलाइजिंग अनएक्सेप्टेबल अर्ज मीन्स जो उसका यहाँ पर एंगर है उसने कंस्ट्रक्टिव वर्क में लगा दिया। उसने क्या करा, रेसलिंग शुरू कर दी, ठीक है। तो उसने अपना जो एंगर था ना वहां पर, या जिम में आप लोग डंबल्स वगैरह उठाते हो, एक्सरसाइज करते हो, अपने ऊपर अपनी बॉडी पे लगा लिया। तो आपने अपना गुस्सा, अपना स्ट्रेस अपने कंस्ट्रक्टिव वर्क पर लगा दिया, उसी को ही सब्लिमेशन कहा जाता है। देन आते हैं 7th नंबर पर, डिनाइल क्या होता है, अस्वीकरण। रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट रियलिटी और फैक्ट, कि मतलब हम सच को ना स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं, कि आपको सच सुनना पसंद नहीं आ रहा, आप उसको बोल दोगे तो गलत कह रहा है, पर आप उस ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। जब आप लोग सच को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं उसको डिनाइल कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन पर आएंगे 8th, कॉम्पनसेशन क्या होता है, क्षतिपूर्ण करना, मीन्स एक्सेलिंग इन वन एरिया टू कवर द वीकनेस इन अनदर। ध्यान से समझिए, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका। आप अपने ना एकेडमिक्स में फेल हो गए, आपका मन नहीं है एकेडमिक्स में क्योंकि आपसे पढ़ाई नहीं हो पाती एक जगह टिक कर, आपने उसी एनर्जी को किसी और अच्छे वर्क में अपने ऊपर लगा दिया है। आप लोग अपने डांस कंपटीशन में, स्पोर्ट्स में आप उसमें नंबर 1 हो। तो जब हम लोग किसी एक एरिया में वीक हो और दूसरे के अंदर एक्सेल हो, उसी को ही कंपनसेशन कहा जाता है। तो ये 8 डिफेंस मैकेनिज्म आपको याद हो गए एग्जाम्पल्स के साथ, तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि यस मैम क्लियर है, राइट। अब ये आप लोगों की जो थियरी है ना, जैसे कि आपके पेडागोजिकल पॉइंट व्यू से, तो एक टीचर क्या करती है यहाँ पर, देखिए, हैंडल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं क्लास के अंदर बच्चों के साथ, उसको हैंडल करती है, सब्लिमेशन को एक्शन में लेती है। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल जिसको याद है वो मुझे बताओ सब्लिमेशन क्या था। जिस बच्चे की जो भी कमजोरी है या उसके अंदर एक ऐसी एनर्जी है तो उसको प्रोडक्टिव वर्क में लगाती है, उसी को ही तो सब्लिमेशन को एक्शन में लेती है, राइट। समझ में आ गया है। एक बैलेंस डिसिप्लिन मेंटेन करके रखती है, क्लासरूम के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स बनाती है और अर्ली ईयर्स के अंदर समझती है, अंडरस्टैंड करती है बच्चों के। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि यस मैम क्लियर है। ये इतनी ही थियरी, मतलब एक एक पॉइंट आपको इस थियरी का मैंने समझा दिया है डिटेल में। जैसे आपके क्वेश्चन की अगर बात करें तो अकॉर्डिंग टू फ्रूड विच पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी वर्क्स ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, ये जो आपके प्लेजर प्रिंसिपल है इसमें से सिगमंड फ्रूड के अकॉर्डिंगली वो कौन सा प्रिंसिपल है जो उस पर वर्क करता है। तो आनंद वाले प्रिंसिपल की बात करें तो ये हमने पढ़ा था जिसे हम लोग इद कहते हैं। फ्रूड थियरी, द अट्रैक्शन ऑफ यंग बॉय टुवर्ड्स हिज मदर, इसी को ही ओडिपस कहा गया है, ठीक है, इसी को ही ओडिपस कहा गया है। तो ये टर्म सारे आप लोगों को लर्न रखने हैं, ऐसे ही टाइप के आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए, ये थियरी आप लोगों को समझ में आ गई हो, सो वेल एंड गुड। क्लास को अगर अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, बेसिकली सिंपल वे के अंदर, कमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दिया करो। 8 बजे जुड़ना ना भूलें, 8 PM आप लोगों की क्लास होगी सीटेट की। ये जो क्लासेस चल रही हैं आप इनको डेफिनेटली ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।